हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्थानीय स्वशासन, जिसे कि पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज व्यवस्था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस को देखते हुए, और इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये सीएमए का नोट्स है और इस टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे कि पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, इसका सामान्य परिचय यानी कि स्थानीय स्वशासन कहा किसे जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किस तरह से हुआ प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक, कार्य रूप में स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय स्वशासन का कार्य रूप किस तरीका का है, इसका समीक्षा में हम इसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष और कुछ सुझाव देंगे। तो ये टॉपिक को हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचय में देखते हैं तो भारत में सरकार का त्रिस्तरीय व्यवस्था देखा जा सकता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या आता है, तो केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। वर्तमान समय में लोकतंत्र को उसके वास्तविक अर्थों में स्थापित करने के लिए स्थानीय स्वशासन का व्यवहारिक रूप महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास तो वर्तमान में स्थापित पंचायती राज व्यवस्था की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। प्राचीन एवं मध्यकाल के संदर्भ में हमें चोल साम्राज्य के समय स्थानीय स्वशासन का विशेष उल्लेख मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन का विशेष उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो प्राचीन और मध्यकाल के संदर्भ में अगर देखें तो चोल साम्राज्य में मिलता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें चोल साम्राज्य जो था वहाँ के व्यवस्था में देखने को मिलता है। कई बार ये बीपीएससी के पीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनमें से किस डायनेस्टी में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाता है चोल साम्राज्य में। आधुनिक काल में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों में ग्राम स्वराज की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका प्रभाव भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में उल्लेखित पंचायती राज व्यवस्था में भी दिखाई पड़ता है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों की व्यवस्थित स्थापना के पूर्व आज़ादी के बाद से ही समय समय पर इस संबंध में संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर सिफारिशें एवं सुझाव आते रहे, जिनमें प्रमुख निम्न है। तो ग्राम पंचायतों की व्यवस्थित स्थापना के पूर्व जो है आज़ादी के बाद से ही कई तरह के सुझाव और सिफारिश आए, और उनमें से कुछ प्रमुख सुझावों और सिफारिशों को हम डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ दिया गया है वर्ष, ईयर यानी कि कमेटी समिति के बारे में, और उनकी कुछ प्रमुख बातों के बारे में दिया गया है। तो 1957 में किस कमेटी का गठन किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति की। और इनकी जो प्रमुख बातें हैं, इनका जो सुझाव इन्होंने दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था। 1977 में अशोक मेहता समिति आई, जिसने क्या सुझाव दिया था, तो द्विस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था एवं न्याय पंचायत की सिफारिश की थी। 1980 का दशक में 1985 में पी के राव समिति आया, और ये चतुर्थ स्तरीय पंचायत की व्यवस्था का सुझाव दिया। 1986 में सिंघवी समिति आई, और इसने क्या सुझाव दिया, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय की सिफारिश दी गई सिंघवी समिति के द्वारा। 1988 में के थुंगन समिति आया, और इस समिति ने क्या सुझाव दिया, तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था एवं पंचायत को संवैधानिक दर्जा। 1989 में वीन गाडगिल की समिति आई, ये भी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर थी। तो ये सारे जो समितियां थी, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी के राव समिति, सिंघवी समिति, और के थुंगन समिति, और वीएन गाडगिल समिति, ये सभी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति हैं। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके उद्देश्य, इसका प्रावधान और इसके कार्य क्या क्या है, तो लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां एवं 74वां जो संशोधन है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
तो इसका क्या उद्देश्य है? तो लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ताकि स्थानीय स्तर पर लोग निर्णय ले सके एवं राजनीतिक रूप से भारतीय लोकतंत्र का निर्माण हो सके। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। किस लिए? तो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर क्या करेंगे लोग? तो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लोग निर्णय ले सकेंगे एवं राजनीतिक रूप से भारतीय लोकतंत्र का निर्माण हो सकेगा। स्थानीय स्तर पर ही लोगों को अपने समस्या समाधान हेतु तैयार करना, यानी कि स्थानीय स्तर पर ही लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। उसके लिए उन्हें बड़े स्तरों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। समाज का पिछड़ा, दलित, महिला को सशक्तिकरण करना, स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को संपन्न कराना। तो ये सारे उद्देश्य हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन के। अब इसके प्रावधान और इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत तथा 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत की व्यवस्था स्थापित कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 11वीं अनुसूची के द्वारा ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची के द्वारा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है और इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संरचनात्मक स्वरूप को निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है। तो पहला है त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या क्या है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ दूसरा स्तर अर्थात पंचायत समिति नहीं होता है। यानी कि जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ पे क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति नहीं होता है। ग्राम स्तर पर स्थापित ग्राम पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा का प्रावधान, पंचायत के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। योजनाओं की स्वीकृति का आधार ग्राम सभा को ही होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे वार्ड कहा जाता है। इसी तरह ब्लॉक या प्रखंड को पंचायत समिति क्षेत्रों में तथा जिला समिति क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब आरक्षण की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है। 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ? महिलाओं के लिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार यहाँ 50% महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बिहार में 50% महिला आरक्षण की व्यवस्था बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कब किया गया है? तो 2006 में किया गया है। इसके अनुसार यहाँ की महिलाओं को पंचायत में कितनी प्रतिशत की आरक्षण है? तो 50% की आरक्षण मिलता है। ऐसी व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जिसे आगे चलकर कई अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया है। SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो अपने राज्य के अनेक पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दे सकता है। जैसा कि बिहार में 20% आरक्षण दिया गया है, तो अन्य पिछड़े वर्गों को बिहार में 20% आरक्षण है। महिलाओं के लिए बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। और इसी को देखकर, बिहार को ही देखकर कई सारे राज्यों ने ये व्यवस्था अपनाया है। और पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में आरक्षण कितना है? तो ये 20% है। आरक्षण की यह व्यवस्था चक्रानुसार स्थापित होती है, साथ ही यह आरक्षण पद्धति द्वारा भी लागू होती है। अब चुनाव के बारे में देखते हैं। तो स्थानीय निकायों के चुनाव कार्य के संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था है। तो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए किसकी गठन की गई है? तो निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति के सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। लेकिन इसे पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है तथा राष्ट्रपति यह कार्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर करता है।
तो स्थानीय निकायों के चुनाव के कार्य का संचालन कौन करेगा? तो प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? तो सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, तथा राष्ट्रपति यह कार्य भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर करता है। भारत का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके सलाह पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसे पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होंगे। अगर पंचायत भंग हो जाए तो पुनः 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होना चाहिए। ग्राम समिति सदस्य द्वारा ही पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन भी किया जाता है। वस्तुतः प्राथमिक स्तर ग्राम पंचायत पर प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है, जबकि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, तृतीय स्तर पर अर्थात जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। पंचायतों की वित्त व्यवस्था। तो पंचायतों के वित्त व्यवस्था के संबंध में दिया गया है कि स्थानीय निकायों के वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के सुझाव देने के लिए क्या किया गया है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। किस लिए? तो वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के सुझाव देने के लिए। यह आयोग राज्य के कर राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के मानदंडों पर सुझाव देता है। पंचायतों के आय के स्रोत क्या क्या हैं? तो पंचायत कहाँ से आय करता है? पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं? तो स्थानीय पंचायतों को विभिन्न माध्यमों से आय की प्राप्ति होती है। स्थानीय कर जैसे कि संपत्ति कर, बाजार या मेला कर, व्यवसाय कर आदि। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित करों में हिस्सा जैसे कि पथ कर, विभिन्न प्रकार के शुल्क आदि। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के अनुदानों, चंदा जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है। तो ये सारे जो है वो पंचायत के आय के स्रोत हैं। और पंचायतों के विभिन्न कार्य यानी कि पंचायत का कार्य क्या है, किस लिए पंचायत का गठन किया जाता है, उनका काम क्या है? तो पंचायत का क्या काम है? ग्रामीण विकास करना, गरीबी उन्मूलन करना, भूमि सुधार, कृषि सुधार, सिंचाई में सुधार करना, वाणिज्यिक कार्य, सड़क निर्माण, रोजगार संसाधन का वृद्धि करना, पशुपालन, कुटीर उद्योग को बढ़ाना। इसके अलावा विभिन्न कल्याण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय निर्माण इत्यादि, जन्म मृत्यु पंजीकरण, विभिन्न सरकारी कार्यान्वयन। तो ये सारे जो है पंचायतों के कार्य हैं। इतने सारे कार्य के लिए पंचायत का गठन किया जाता है। कार्य रूप में स्थानीय स्वशासन। तो यद्यपि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया, पर व्यवहारिक स्तर पर या कार्य रूप में इस स्वरूप को निम्नलिखित संदर्भों या बिंदुओं पर देखा जा सकता है। योजना निर्माण। तो योजना निर्माण का अंतर्गत क्या है? तो इस संविधान संशोधन द्वारा जिला योजना समिति जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। तो योजना निर्माण में क्या किया गया है? तो जिला योजना समिति जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है, और इनका कार्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना। स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण की प्रक्रिया से क्या होता है कि जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो बेहतर तरीके से करने में सहायता मिलती है। दूसरा है न्याय। तो भारत की संसद द्वारा 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। इसका संचालन स्थानीय स्तर पर होगा। तो 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? तो ग्रामीण लोगों को शीघ्र न्याय प्रदान कराने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, और इसका जो संचालन है वो स्थानीय स्तर पर होता है। मनरेगा के तहत क्या किया गया है? तो 2006 में इसे शुरू किया गया, और इस योजना का संचालन का दायित्व पंचायतों को ही सौंपा गया है। इसके माध्यम से पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न केवल 100 दिन रोजगार मुहैया कराया गया, हालांकि ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचना निर्माण एवं पूंजीगत साधनों के निर्माण में भी सहयोग मिला है। तो मनरेगा के कार्य को भी किसे संचालित किया जाए, किसके द्वारा? तो पंचायतों को ही सौंपा गया है मनरेगा को संचालन करने का दायित्व। और इसके माध्यम से क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के साथ साथ जो भी आधारभूत संरचना है ग्रामीण स्तर पर, आधारभूत संरचना का निर्माण, पूंजीगत साधनों के निर्माण में भी इससे सहयोग मिलता है। 14वां वित्त आयोग क्या किया गया है? तो इसके सिफारिश के आधार पर पंचायतों को संचित निधि से भी सहायता अनुदान दिया जा रहा है।
महिला आरक्षण के लिए क्या किया गया है, तो इस व्यवस्था के तहत महिला आरक्षण से महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से स्कूलों के सफल संचालन का दायित्व सौंपा गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में, तो स्वच्छता भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण तथा उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करने में भी पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत पंचायतों का क्या रोल है, तो डिजिटल इंडिया में पंचायतों को हाईटेक बनाना डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार है। 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना के कार्यान्वयन का मुख्य आधार भी क्या है, तो पंचायत ही है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर तथा ब्रॉडबैंड से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पंचायत स्तर पर ई गवर्नेंस एवं पंचायत की सुविधा को सशक्त भारत के निर्माण एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में भी सहयोग मिलेगा। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न अभियान चलाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना आदि। साथ ही प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के सकारात्मक पहलू क्या क्या है, तो पहला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसके तहत क्या किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित है, जिनमें अनेक स्तरों पर एवं अनेक व्यक्तियों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है। इस एक प्रकार से मूल तत्व सत्ता का स्थानांतरण है, जिसमें निचले स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं को समझना तथा उसका बेहतर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। यह व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की स्वरूप स्थापना, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का सशक्त उपकरण है। यानी कि निचले स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत। इससे क्या होता है कि निचले स्तर पर लोग अपनी समस्याओं को बताएंगे, उनकी समस्याओं को समझना और उनका बेहतर समाधान करने का भी प्रयास किया जाता है। और इस व्यवस्था के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्वरूप स्थापना, सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का सशक्त उपकरण है। जन भागीदारी भी होती है इसके सकारात्मक पहलू में, कि जन भागीदारी भी होती है पंचायत के तहत। तो इस व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण अधिकाधिक लोगों के प्रशासन और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना संभव हो सका है। अब इसमें राजनीतिक चेतना का विकास भी होता है। तो इस व्यवस्था द्वारा सुदूरवर्ती गांवों तक लोगों में राजनीतिक समझ को परिपक्व करने तथा राजनीतिक चेतना के विकास में उल्लेखनीय सहयोग मिला है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय की स्थापना भी होती है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना कैसी होती है, तो इस व्यवस्था के तहत महिलाओं एवं समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने से सामाजिक न्याय का स्थापना करने में सहयोग मिला है। आर्थिक लोकतंत्र होता है, तो विभिन्न योजनाओं को पंचायत स्तर पर ही कार्यान्वयन से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में भी सहयोग मिला है। समस्या का समाधान भी होता है इससे, तो यह व्यवस्था स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है। अंत्योदय में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था से अंत्योदय की अवधारणा को स्थापित करने में सहयोग मिला है, क्योंकि इसके कारण सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना संभव हो सका है। तो जो भी विकास के कार्य हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के हेल्प से क्या हुआ है कि जो भी समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो भी अंत्योदय वर्ग के लोग हैं, उनके तक भी जो भी विकास है उन तक पहुंच पाता है। योजना निर्माण से भी इसमें सफलता मिली है। तो स्थानीय लोगों द्वारा ही योजना निर्माण के कारण योजनाओं की सफलता की संभावना भी अधिक रहती है। और पंचायती राज के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन के कुछ नकारात्मक पहलुओं के बारे में जानते हैं। तो व्यवहारिक स्तर पर इस व्यवस्था की विभिन्न समस्याएं या सीमाएं दिखाई पड़ती हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो इसका कुछ नकारात्मक पहलू या समस्याएं क्या हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, तो राज्यों द्वारा इस व्यवस्था के सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को लागू किया गया है जो बाध्यकारी हैं, लेकिन पंचायतों को पर्याप्त राजनीतिक एवं वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों के स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती है। राज्य सरकारों को अस्थिरता का भी इस व्यवस्था पर विकृत प्रभाव पड़ता है। इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका अपरिभाषित रही है, जिसका दुष्प्रभाव इस व्यवस्था में दिखाई पड़ता है। कई संदर्भों में राजनीतिक दल इस व्यवस्था का उपयोग स्थानीय स्तर पर अपनी शक्ति बढ़ाने में करते हैं। परिणामतः यह व्यवस्था विकास का साधन न होकर राजनीतिक दलों की शक्ति और परीक्षण का केंद्र बन जाता है। यहाँ तक कि स्थानीय निकायों के चुनाव
परिणामों का उपयोग विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव तक में किया जाता है और इससे इस व्यवस्था का राजनीतिकरण हो जाता है। इसमें न सिर्फ ये व्यवस्था अपने उद्देश्यों से भटकता है, बल्कि विधायक, सांसद हस्तक्षेप, धन बल, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद जैसी राजनीतिक बुराइयों से भी पीड़ित हो जाता है। दूसरा है कि सामंती और रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता पैदा होती है। तो इस व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों में सामंतवादी आत्मभाव का आना भी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण न तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो पाता है और न ही सत्ता में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। वित्तीय संसाधनों का अभाव, तो इस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी या अभाव है। पंचायतों को बड़ा स्तर पर वित्तीय संसाधनों हेतु राज्य सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि वित्तीय संसाधन का भी अभाव होता है पंचायती राज में। यहाँ पर वित्तीय संसाधनों के लिए पंचायत को राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। परिणामतः राज्य सरकार के उचित या अनुचित दबाव एवं मांगों को भी स्वीकार करना पड़ता है। अब आप वित्तीय संसाधन के लिए निर्भर रहेंगे राज्य सरकार पर, तो राज्य सरकार के जो भी उचित मांग हो या अनुचित मांग हो, उसको आपको कैसे भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। आधारभूत संरचना का अभाव भी है। तो इस व्यवस्था के पास विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना संबंधित कमियां हैं, जैसे अपने कार्यालय भवन का अभाव, विकास कार्य संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी का अभाव आदि। परिणामतः इन्हें बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करना पड़ता है। यानी कि इनके पास अपना कार्यालय भवन नहीं है, का विकास कार्य संचालन हेतु आवश्यक इनके कर्मचारी नहीं है, तो इस वजह से इसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इन्हें स्वीकार करना पड़ता है। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी का प्रयास तो है, लेकिन अभी भी इस व्यवस्था पर पुरुषवादी मानसिकता का व्यापक प्रभाव रहा है, जैसे मुखिया पति, मुखिया पुत्र आदि। इसके कारण आरक्षण के बावजूद महिलाएं वास्तविक सत्ता एवं सशक्तिकरण से दूर हैं और सामाजिक न्याय का लक्ष्य अभी अधूरा ही है। यही स्थिति अन्य आरक्षणों के संदर्भ में ही है। तो महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायतों में कि महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी हो सके, लेकिन इसमें क्या है, कभी भी पुरुषवादी मानसिकता है। आप देखते होंगे कि महिला कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा तो किया जाता है पंचायतों में, लेकिन अगर फील्ड में काम देखें तो उनके पति के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा किया जाता है। यानी कि महिला जो है वो एक तरह से वास्तविक सत्ता एवं सशक्तिकरण से दूर रहती हैं। सत्ता तो उनके पास ही रहती है, वो जीत जाती हैं तो, लेकिन उनका जो कार्य है वो उनके पति या उनके कई बार उनके बेटे के द्वारा किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता अभाव आदि के कारण भी पंचायती राज व्यवस्था अपनी वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है। अब कुछ देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के समस्याओं में सुधार हेतु कुछ हम सुझाव अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं। तो इस व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों में बेहतर संवाद की स्थापना करना, पंचायतों की नियमित बैठक आयोजित हो, योग्यता को महत्व दिया जाए, संबंधित पक्षों का समुचित उत्तरदायित्व निर्धारण हो, पारदर्शिता की व्यवस्था हो, जिसके लिए सामाजिक अंकेक्षण डिजिटल व्यवस्था को अपनाया जाए। सुशासन की संकल्पना को पंचायतों के साथ आधारभूत स्तर पर जोड़ा जाए। तो ये कुछ सुझाव हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया जा सकता है, ताकि वो और भी बेहतर हो सके। तो ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।